सीखने सिखाने के क्रम में आज हम मौजूद हैं सीए नीलेश शुक्ला जी के साथ में एनवाईयूज के संस्थापक नरेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आजकल हम लर्निंग अर्निंग कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा मौलिक कर्तव्य 10 है वो ये कहता है कि हमारे व्यक्तिगत प्रयास और सामूहिक प्रयास ही मिलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी क्रम में जब हम सीए नीलेश शुक्ला जी के साथ मौजूद हैं तो हम हमारे लर्निंग अर्निंग कॉन्सेप्ट में ऐड करने जा रहे हैं वित्तीय साक्षरता। एक जो पर्सनैलिटी होती है, एक जो अच्छा व्यक्तित्व होता है, वो अच्छी जानकारियों से मिलकर भी बनता है। तो अगर हम वित्तीय साक्षरता की बात करें, पैसे के लेन देन की बात करें, तो एक सीए से अच्छा इसके बारे में शायद ही हमें कोई दूसरा व्यक्ति बता पाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीए नीलेश शुक्ला जी से जानेंगे, सर वित्तीय साक्षरता क्या है और ये आम जनमानस के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हर वो व्यक्ति जो पैसा खर्च करना, जिसको पैसा समझ में आ गया कि पैसा क्या है, उसको वित्तीय साक्षरता होना बहुत जरूरी है। वित्तीय साक्षरता जितना छोटा शब्द लग रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है जी। जब हम इसको समझेंगे तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। वित्तीय साक्षरता कहें कि वो समझ जिससे हमें हमारी आय, हमारे खर्चे, हमारी सेविंग्स, हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे जो लोन्स हैं, इनको कैसे लेना, कैसे खर्च करना, कैसे कमाना, कहाँ इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ें हमारी वित्तीय साक्षरता का पार्ट है। और वित्तीय साक्षरता में अगर कहें कि बेसिक चीज़ से अगर बात करें कि पैसे कैसे कहाँ से कैसे सेविंग करनी है, तो मैंने कई बार मैं कहता हूँ कि पैसे कैसे सेव करने हैं, मतलब हम जो भी कमा रहे हैं उसका 20% सेव करना है। कहाँ सेव करना है? तो म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, शेयर मार्केट में, अलग अलग रेशियो में सेव करना है। उसके बाद जो वित्तीय साक्षरता का एक पार्ट है लोन। कई लोगों को समझ नहीं होती जब वित्तीय साक्षरता की, तो वो क्या करते हैं, कहीं से भी मैक्सिमम हायर इंटरेस्ट ऑफ रेट्स पे लोन ले लेते हैं, गलत सलत क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी होगी तो हमें क्रेडिट कार्ड कितना, उसकी लिमिट को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसका पेमेंट कैसे करना है, जो हमारी 45 डेज या जो 50 डेज की जो हमारी रीपेइंग जो टाइम लिमिट होती है, उसमें कैसे रीपे करना है, कितना रीपे करना है। तो ये सब चीजें हम कब सीखेंगे? जब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता होगा जी। तो मेरी हर उस व्यक्ति से एक अपील है कि एक अपने साथ में उसको फाइनेंशियल लिटरेसी सबको होनी चाहिए। वित्तीय साक्षरता के बारे में बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए सबको। अच्छा, अगर सर मैं बात करूं कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं जॉब में आ गया, लेकिन जैसा कि आपने अभी बोला कि हमें अपनी सैलरी का, इनकम का 20% सेव करना जरूरी है। सर मुझे नहीं बताया गया। और अगर हम जो है कार्ड्स के थ्रू या कॉन्सेप्ट के थ्रू ये लोगों के बीच में लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आएगा कि ये किस एज ग्रुप से सिखाना चाहिए। अरे अभी ये तुझे सीखने से क्या होगा, नहीं अभी तुम अपना एकेडमी क्लियर करो, उस तरह से चीजें आएंगी। तो क्या ये हम साथ साथ सीखना हमारे लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है, सहायक हो सकता है या नहीं? बहुत बढ़िया। देखिए कोई भी बच्चे को ना हम लोग शुरुआत से ही सेविंग्स सिखाते हैं। उसको एक गुल्लक खरीद के देते हैं कि बेटा जो तेरी पॉकेट मनी है वो सारी खर्च नहीं करनी, उसमें से कुछ पैसा सेव भी करना है। तो आप देखिए कि गुल्लक प्रथा हमारी बचपन से सिखाई जाती है। तो हमारे पेरेंट्स हमें सेविंग करना बचपन से ही सिखा देते हैं। स्कूलों में भी संचय का यही उद्देश्य था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वित्तीय साक्षरता का ही पार्ट है, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो पॉकेट मनी है ना, वो सारी खर्च नहीं करनी, सेव भी करनी है, जो हमें काम आएगी। और वित्तीय साक्षरता की बात करें तो ना हर व्यक्ति को एक ऐसी सेविंग रख के चलनी चाहिए। जैसे अभी आपको पता कोविड आया जी, कोविड में सब काम धंधे बंद हो गए, तो कम से कम 3 से 6 महीने की सेविंग्स हमारे पास होनी चाहिए, जो हमें इमरजेंसी में काम आ सके। तो ये कैसे हम बचाना सीखेंगे? जब हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज होगी। जी बिल्कुल। जैसे अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र की नींव है, वैसे ही आप इसे किसी व्यक्ति विशेष की नींव के रूप में भी देखा जाना चाहिए या नहीं? नहीं सर, ये सबके लिए जरूरी है। सबके लिए जरूरी। सर
जो वार्ता हुई आपके बीच में बहुत अच्छी बात है, देश की अर्थव्यवस्था की बात हुई, काफ़ी कुछ। लेकिन एक चीज़ है कि बार बार ये जो हम कहीं बैंक में जाते कहीं तो पैन मांगा जाता, आखिर पैन क्यों जरूरी? जब हमारा आधार है, अन्य भी आईडी प्रूफ होता, तो पैन ही आखिर क्यों जरूरी? हम पैन को ज़रा समझाइए। सर बहुत ही आपका बेसिक क्वेश्चन है और ये एक फाइनेंशियल लिटरेसी का ही पार्ट है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि पैन क्या है। तो पैन एक हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। पैन 10 अंकों का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होता है पैन, जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। जी, इनकम टैक्स विभाग हमारा जो है इशू करता है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये सब हमारी लिंक करता है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचाता है। अब आप देखिए हर छोटी चीज़ में पैन ज़रूरी है। आप सेविंग अकाउंट खोलने जाओ, आप एफडी कराओ, आप कोई लोन लो, कोई ज्वेलरी भी खरीदो, आप 2 लाख से ऊपर का कोई पेमेंट करो, तो हर जगह क्रेडिट कार्ड में हर जगह पैन जरूरी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेस हो रही डिपार्टमेंट को जा रही हैं। हमारी ITR फाइल करनी तो हमें पैन कार्ड चाहिए। तो पैन एक तरीके की फाइनेंशियल आइडेंटिटी है जो कि आधार आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग है। आधार हमारी जो है वो इंडियन रेसिडेंट की आईडी है और ये उस इंडियन रेसिडेंट की फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। मतलब आधार से हमारी पहचान होती है जी, और पैन से हमारी वित्तीय पहचान होती है। यस, बिल्कुल सही। तो देखो ये बहुत अच्छा आपने कहा। और वित्तीय साक्षरता की इस कड़ी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और इस क्रम में सर जैसे लोन की बात हुई, पैन कार्ड की बात हुई, तो सर हम आजकल बड़ा इजी हो गया है कि हम किसी शॉप पर जाते हैं, हमें मोबाइल लेना हो EMI पर, या हमें कार लोन चाहिए हो, हाउस लोन चाहिए हो, तो एक स्कोर की बात होती है और वो सिविल स्कोर के रूप में हम सभी के मध्य आता है कि वो सिविल स्कोर किसी का अच्छा है, बुरा है, क्या किस तरह से ये जज होता है, क्या रैंकिंग होती है? आप इसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए जिससे हमारे दर्शक जो है वो इससे लाभान्वित हो सके। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। ये भी हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पार्ट है। सिविल एक स्कोर है जो कि ट्रांस यूनियन सिविल एक कंपनी है जो उसका नाम ही ट्रांस यूनियन सिविल है। लोगों को पता नहीं सिविल क्या है, तो ट्रांस यूनियन सिविल की वजह से उसका नाम पड़ा सिविल। हालांकि इसको कहते हैं हमारा फाइनेंशियल स्कोर, जो सही शब्दों में कहें तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्कोर। और सिविल स्कोर क्यों कहने लगे? क्योंकि वो ट्रांस यूनियन सिविल उसको दे रही है। तो क्या होता है, जैसे जो भी हमारी बैंक्स हैं या जो भी क्रेडिट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्स हैं, NBFCs हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, ये क्या कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का फाइनेंशियल रिकॉर्ड रख रहे हैं। सपोज करिए कि कोई ABC बैंक है, उसने आपको या मुझे किसी को लोन दिया, तो फिर मैंने उसको कितने दिनों में पे किया, क्या टाइमली पे किया कि नहीं किया, तो वो सारे रिकॉर्ड हमारे वो ट्रांस यूनियन सिविल है। ऐसे ही 2-3 कंपनियां और हैं जो रिकॉर्ड रख रही हैं। जी जी। तो हर किसी का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो हमारी अर्थ की कुंडली है, कुंडली एक तैयार जी जी जी। तो वो स्कोरिंग देने के ना उन्होंने एक वो बना रखे हैं बेंचमार्क्स कि ये टाइमली है तो ठीक है, ये टाइमली है तो ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो स्कोरिंग के उन्होंने ना बेंचमार्क सेट किए हैं, तो उन पे जो बंदा खरा उतरता है उसका वैसा स्कोर हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि 750 प्लस अगर सिविल स्कोर है तो उसको अच्छा माना जाता है और हर जगह उसकी जो लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जैसे कोई बैंक है, उसके पास मैं गया लोन लेने, तो उस बैंक को नहीं पता ना कि मैंने पिछले कितने घोटाले कर रखे हैं, कहाँ से पैसा ले रखा, किसका वापस नहीं किया, या मैं पैसा वापस करने में कितना अच्छा हूँ, मैं टाइमली देता हूँ कि नहीं देता हूँ, तो ये रिकॉर्ड कौन रखेगा? तो इसके लिए जो कंपनियाँ रखी गई, ट्रांस यूनियन सिविल है और भी कई कंपनियां हैं, कोडेक्स है, सिफेक्स है, कई तरीके की कंपनियां हैं वो रखी गई हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड रखती हैं। तो क्या सर मैं एक छोटा सा प्रश्न और है इस कड़ी में, क्या जो एक अच्छा सिविल स्कोर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी फर्क डालता है? बिल्कुल डालता है सर जी। कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसलिए डालता है क्योंकि अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, इसका मतलब मैं लोन पे करने में अच्छा नहीं हूँ। जी जी। तो मुझे इसकी क्या ना एक ऐसे कहिए कि जैसे पेनल्टी के तौर पे मुझे एक्स्ट्रा बर्डन देना पड़ता है ये। तो हमारा सिविल स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो कोई भी बैंक मुझे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन नहीं देगा जी। वो हमसे एक तरीके की पेनल्टी वसूल रहा है कि हम पे करने में अच्छे नहीं हैं। जी। जय हिंद। हम भारत के लोग आज बैठे हैं ऐसी चर्चा पे
जिस चर्चा का होना शायद जय हिंद। हम भारत के लोग आज बैठे हैं शायद ऐसी बैठकी पर जिसका होना शायद मेरे लिए तो छोड़िए, भारत के हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फाइनेंशियल लिटरेसी का शिकार अगर पूछा जाए तो असली डेटा जो है वो नरेंद्र सर बता सकते हैं कि नरेंद्र सर का एक बार फेसबुक क्या हो गया था सर, किसी ने ले लिया था ना। अब उस फेसबुक लेने की वजह से वो इनसे कह रहा था कि मेरे को पैसे दो, और लगभग जितना भी नवयुवक है और ख़ासकर हमारी नारी शक्ति बेटियां, उनके साथ आए दिन ये प्रकरण होते हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार की उगाही या फ्रॉड होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारे आदरणीय छोटे भाई से कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी में ये जो साइबर ठगी हो रही है और ये साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन लोन्स प्रोवाइड करती हैं, क्या ये ऑनलाइन लोन लेना सही है? तो मैं फाइनेंस लिटरेसी में सर यही जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अनुभव सर आपका पूछूंगा कि जब आपका वो साइबर थ्रेट में आपका फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था तो आपने सर साइबर क्राइम में रिपोर्ट की थी। देखिए कई तरीके के, अब तो ये साइबर फ्रॉड के तरह तरह के ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि आप चक्कर में पड़ जाएंगे। और जैसे तो हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ तो खैर वो तो हम सावधान थे, और उसमें केवल इतना रहा कि एक जगह से हमने लोन लिया था, वो छोटा सा लोन था, हमारे पीछे पड़ गया, मिलने वाला था तो हमने लोन लिया। और उसने कहा कि हम केवल खाते को वेरीफाई करेंगे, आपके पास एक कॉल आएगी। अब जैसे उसने कॉल कट की, हमारे पास तुरंत मैसेज गिरा करके, तो हम समझे कि ये उसी ने मैसेज भेजा और हमने उसको क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही उसको सारे जितने हमारे ग्रुप्स थे सब में मैसेज एक थोक के भाव उसको चला गया। और तब तक हमें पता नहीं, हम खबर लिखने में व्यस्त थे। जहाँ जहाँ ग्रुप थे यानी हमारे संपादक जी का फ़ोन आता है तो उन्होंने कहा कि तुमने ये मैसेज क्या भेजा है? तो हमने कहा सर हमने कोई नहीं भेजा। अब वो सब पे गिर गया, यानी जितने भी ग्रुप पे हम जुड़े थे सभी पे वो चला गया और सभी के वो जो है जिसने क्लिक कर लिया सबके वो हैक हो गए। इतने हम तनाव पड़े तो हम भागते हुए स्टेट बैंक गए, हमने खाता ब्लॉक कराया अपना, उसके बाद में हम वहाँ पुलिस लाइन गए। तो इतना तनाव रहा, उसके बाद में फिर जिसने हमारा लोन कराया था वहाँ जाके हमारा जो पारा हाई था उसमें हम फट पड़े जा करके, हमने वहाँ फाड़ फेंक दिया, हम कुछ नहीं कराएंगे। तो कहने का मतलब ये तो एक घटना हमारे साथ हुई। दूसरी एक घटना का जिक्र हम इसलिए करेंगे वो किसी और उसमें, तो देखो ये हमारे साथ हुआ। जब ऐसे लोगों से हमारे साथ लोग कहते हैं पत्रकार जागरूकता हमारे साथ हो तो हर किसी के साथ हो, तो इसको थोड़ा सा विस्तार देना जरूरी है। सर बिल्कुल बिल्कुल, आपका ही साथ नहीं, बहुत ही जो नामचीन हस्तियां हैं ना उनके साथ भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोग चुप बैठ जाते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज नहीं थी। अगर ये फाइनेंशियली लिटरेट होते तो ये फ्रॉड नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लालच की वजह से हो रहे हैं। और लालच हमें तभी है जब हम दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं और हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अगर हमें नॉलेज हो कि हाँ ये फ़ोन पे से जो फ़ोन है ना, छोटी छोटी ऐप्स से लोन नहीं मिलता, बैंक जाके लोन मिलता है। प्रॉपर जो चैनल लोन लेने का है ना वो बैंक है। और ये जो छोटे छोटे लोन लोग दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें किसी भी ऐप पे ऐसे भरोसा करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारी प्राइवेसी है। और ये हम जब भी शेयर करते हैं तो इससे एक ही फ्रॉड नहीं, भविष्य में और भी कई सारे फ्रॉड्स होने की संभावनाएँ रहती हैं। तो मैं सर इसमें एक प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा कि आपने कहा कि लोन नहीं लेना नहीं चाहिए, पर जैसे कि मैं पर्सन का एग्जांपल लेकर आपसे बात करता हूँ। XYZ नाम है और उनको पैसे की ज़रूरत हुई, वो अपने चाचा के पास गए, ताऊ के पास गए और हर जगह से उन्होंने संभव प्रयास किया कि उन्हें लोन मिल जाए, पर किसी ने उन्हें लोन नहीं दिया। पर वो एक ऐप है, उस पर बेचारे ने अप्लाई किया और स्टूडेंट लाइफ में तो स्टूडेंट्स को तो लोन देता ही नहीं है कोई, और स्टूडेंट्स के लिए जो ईजिली अवेलेबल ये ऐप्स हैं ये तुरंत उनको लोन दे देती हैं। तो सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि पैसा तो दे देती हैं वो, ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं देती हैं, वो ऐप्स पैसा देती हैं सर,
पर इस पर उनके सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? सर देखिए, वो पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन आपने उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच कभी कंपेयर ही नहीं किया कि वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं। वो हमारे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके का वो भी फ्रॉड ही है। जो चीज़ हमें 8% पे, 7% पे, 10% में मिल सकती थी, वो हमें 25%, 26% पे मिल रही है। तो ये एक तरीके का फ्रॉड ही तो है ये। तो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें इन ऐप के थ्रू लोन लेने पे। पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन हमसे 10,000 के 50,000 वसूले भी तो जा रहे हैं। यानी जैसे हमारे समाज में सूदखोरी चलती है, यस, तो ऑनलाइन सूदखोरी है ये, एक तरीके से हम ये समझे। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत ही सुंदर। तो नीला सर, एक छोटा सा संदेश जो एक वन लाइनर रहेगा कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे मैं बार बार जो कहता हूँ कि हम भारत के लोगों के लिए एक ऐसा संदेश जो कम शब्दों में हो कि फाइनेंस लिटरेसी उनकी कैसे मदद कर सकती है, कम शब्दों में। सर फाइनेंशियल लिटरेसी आपको हर जगह बचाएगी। आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि आपके इनकम में, आपकी एक्सपेंसेस मतलब खर्चों में, आपकी सेविंग्स में, आपको इन्वेस्टमेंट में, आपको लोन लेने में, और आपको कैसे क्या इन्वेस्ट करना, कहाँ करना, ये सब कुछ आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू संभव है। अदरवाइज़ अगर आपको ये और ये चीज़ें ना बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए, स्कूल से ही सिखाया जाना चाहिए बच्चों को कि छोटी छोटी फाइनेंशियल जो हमारे टर्म्स हैं वो छोटे छोटे बताए जाने चाहिए कि क्या है। ये सबके लिए आवश्यक है। और ये देखो, इसलिए मैं नरेंद्र जी, अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि फाइनेंस लिटरेसी के बारे में आप थोड़ा सा कुछ ऐसी शब्दों में बोलें जो कि आसानी से, जैसे हमें गीत बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं, तो मैं शब्द नहीं चाह रहा हूँ आपसे, मैं गीत के माध्यम से या फिर एक शायरी के माध्यम से चाह रहा हूँ कि उसमें समझाएं कि फाइनेंस लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। देखिए, गीत तो तत्कालिक नहीं है, लेकिन धन बचाएं और प्रसन्नता लाएं, वाह, और बचपन से ही आदत डालें और तभी हम भविष्य संभालें। तो इस तरीके से बचपन में जैसे संचायिका होती थी स्कूलों में, धीरे धीरे उसको भूल गए हम लोग। तो बचपन में आदत डालें और इसी से हम भविष्य को बना सकते हैं। तो जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत के लोग आज पुनः आपसे धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी ये डिजिटल लिटरेसी में, फाइनेंस लिटरेसी के कार्यक्रम में जुड़े। और मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा श्री बच्चन पुस्तकालय के फाउंडर मेंबर आदरणीय आकाश पांडे जी का और उनके छोटे भाई अमन पांडे जी का, जिन्होंने फाइनेंस लिटरेसी के टर्म को इस डिजिटल लिटरेसी में जोड़ा। जय हिंद, जय भारत।